नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत साथियों हम चल रहे हैं लोक प्रशासन पर। लोक प्रशासन में हमने काफ़ी कुछ अध्ययन कर लिया है। जैसा कि हमने बताया, लोक प्रशासन के विकास, चरण और ये बातें हम अध्ययन कर चुके हैं। फिर हम लोक प्रशासन के जो नियम पढ़े थे, मैंने बताया था लोक प्रशासन के नियम 2 प्रकार के हैं। एक औपचारिक संगठन से संबंधित नियम जिन्हें प्रशासनिक नियम कहते हैं, एक वायु सिद्धांत से संबंधित नियम जिन्हें प्रशासनिक व्यवहार कहते हैं। हमने संगठन के परंपरागत अधिकांश नियमों को पढ़ लिया है, जैसे पद सोपान है, नियंत्रण का क्षेत्र है, आदेश की एकता, निर्देश की एकता। फिर उसके बाद हमने वायु सिद्धांत के नियमों को पढ़ना शुरू किया, जिसे प्रशासनिक व्यवहार कहते हैं। उसमें से हमने एक अभिप्रेरणा पर पिछली वीडियो में चर्चा भी की। आज हम प्रशासनिक व्यवहार या वायु सिद्धांत से संबंधित जो एक प्रमुख नियम है, निर्णय निर्माण पर चर्चा करते हैं, जिसे अंग्रेजी में डिसीजन मेकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसीजन मेकिंग। अब मैं बोर्ड पर एक-एक चीजें बताता हूं आपको साथियों, तो ध्यान से देखना है कि बेसिकली निर्णय निर्माण एक पहला तो वाई सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? वाई। ये जनता की निर्णय निर्माण में सहभागिता पर बल देता है। सहभागिता पर बल देता है। तो साथियों, अब उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली इससे जुड़े हुए अनेक विद्वान हैं, ड्रोर भी है और जो है एंटी जोइनी भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है हर्बर्ट साइमन। कौन है? हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने ही अधिकतम संतुष्टि मॉडल या सीमित तार्किकता मॉडल दिया था। ये हर्बर्ट साइमन प्रशासनिक चिंतक थे। क्या थे? प्रशासनिक चिंतक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर्बर्ट साइमन एक प्रशासनिक चिंतक थे। तो आपको ध्यान रखना है, प्रशासनिक चिंतक थे। हर्बर्ट साइमन एक प्रशासनिक चिंतक थे, तो ये ध्यान रखना है। तो बेसिकली प्रशासनिक चिंतक थे, तो प्रशासनिक चिंतक में आपको ध्यान रखना है कि हर्बर्ट साइमन ने बेसिकली एल्टन मयो और साइमन, जो एल्टन मयो और टेलर दोनों के विचारों का जोड़ कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया। एल्टन मयो और टेलर दोनों के विचारों का जोड़ प्रस्तुत किया। तो एल्टन मयो के बारे में वो क्या कहते हैं? तो एल्टन मयो बेसिकली कहते हैं कि मूल्य पर आधारित निर्णय रहते हैं, जबकि टेलर कहते हैं तथ्य पर आधारित निर्णय रहते हैं। किस पर रहते हैं? तथ्य पर। हर्बर्ट साइमन का कहना है कि निर्णय जो रहते हैं वो तथ्य और मूल्य दोनों पर आधारित रहते हैं। किस पर रहते हैं? तथ्य और मूल्य दोनों पर। ये हर्बर्ट साइमन जो थे बेसिकली प्रशासनिक चिंतक थे। क्या थे? प्रशासनिक चिंतक थे। तो इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की थी। वो पुस्तकें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए। तो हर्बर्ट साइमन की कौन कौन सी पुस्तकें हैं वो आपको पता रहना चाहिए, इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना चाहिए। हर्बर्ट साइमन ने किताबें लिखी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पहली एक महत्वपूर्ण किताब थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ये किताब उन्होंने बेसिकली 1947 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1947 में। तो ये पुस्तक आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी? ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद साथियों उन्होंने और भी महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। डिसीजन मेकिंग साइंस, डिसीजन मेकिंग साइंस ये भी महत्वपूर्ण किताब है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर साथियों द साइंस ऑफ द आर्टिफिशियल, ये किताब भी इन्होंने लिखी, द साइंस ऑफ आर्टिफिशियल। तो ये भी अगर आपको ध्यान रहता है तो बेटर है, आर्टिफिशियल वाली बुक भी, तो ये भी आप पता रहना चाहिए। फिर ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग भी उनकी एक प्रमुख किताब थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके बाद साथियों आपको अगली बात ध्यान रखनी है, तो वो आप पर आना है। बेसिकली धीरे से ध्यान रखना है कि हर्बर्ट साइमन वाई सिद्धांत से संबंधित विचारक थे। वो बेसिकली पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं लूथर गुलिक के। लूथर गुलिक ने कहा था कि पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण में कार्यपालिका के कार्यों को महत्वपूर्ण माना था, तो योग प्रशासन में वो ज्यादा ध्यान किस पर? प्रबंधन पर देते हैं। उसी प्रकार से जो बेसिकली है अपना हर्बर्ट साइमन, ये वाई सिद्धांत के नियमों पर प्रहार करते हैं। कौन कौन से नियमों पर प्रहार करते हैं अभी हम देखते हैं। आइए साथियों कि हर्बर्ट साइमन एक्स सिद्धांत से के किन नियमों पर प्रहार करते हैं। बेसिकली हर्बर्ट साइमन जो हैं
वो ध्यान रखना है आपको, वो लोक प्रशासन के कला वाले भाग को महत्वपूर्ण मानते हैं, साइंस वाले भाग को नहीं। कहते हैं लोक प्रशासन का जो मूल्य वाला भाग है, कला वाला भाग है, वो अधिक महत्वपूर्ण है, विज्ञान वाला नहीं। जबकि बेसिकली जो परंपरागत सिद्धांत के विचारक हैं वो विज्ञान वाले भाग को महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर दूसरा, ये विशेषीकरण के सिद्धांत पर प्रहार करते हैं। किस पर प्रहार करते हैं? विशेषीकरण के सिद्धांत पर प्रहार करते हैं। तो विशेषीकरण का सिद्धांत जो है, कार्य विभाजन का सिद्धांत है, उसकी भी आलोचना करते हैं। तीसरा देखते हैं, ये लूथर गुलिक के P4 सिद्धांत की आलोचना करते हैं। लूथर गुलिक ने संगठन के 4 आधार बताए थे कि बेसिकली पर्सन है, प्रोसेस है, तो प्लेस है, तो ये इनकी आलोचना करते हैं। पर्पज, तो लूथर गुलिक ने जो बताए थे, पर्सन, प्रोसेस, पर्पज, प्लेस, इन चारों की कहते हैं और भी संगठन के आधार हो सकते हैं निर्माण के, ये बेसिकली हर्बर्ट साइमन का कहना है। हर्बर्ट साइमन आगे क्या कहते हैं, वो आदेश की एकता के सिद्धांत की आलोचना करते हैं। किसकी आलोचना करते हैं? आदेश की एकता के सिद्धांत की आलोचना करते हैं। आदेश की एकता का सिद्धांत क्या है? आदेश की एकता का सिद्धांत है कि अधीनस्थ को एक निश्चित उच्च अधिकारी के आदेशों की पालना करनी है, तो इसकी भी वो आलोचना करते हैं, इसको भी गलत मानते हैं। फिर वो नियंत्रण के क्षेत्र की भी आलोचना करते हैं, नियंत्रण के क्षेत्र की भी आलोचना करते हैं। कहते हैं ये नहीं हो सकता कि नियंत्रण का क्षेत्र क्या कहता है कि अधीनस्थ की संख्या सीमित होनी चाहिए। वो कहते हैं अगर सहयोग पर आधारित करें तो नियंत्रण का क्षेत्र बढ़ भी सकता है, ऐसा हर्बर्ट साइमन का कहना है। आगे देखें साथियों, तो ये सत्ता के आदेश के सिद्धांत की भी आलोचना करते हैं और MP फोलेट की भांति आदेश सिद्धांत की आलोचना करते हैं और MP फोलेट की भांति संयुक्त सत्ता का सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अब ये बातें आपको पता होनी चाहिए। सत्ता का आदेश का सिद्धांत क्या कहता है? सत्ता उच्च में निहित है, सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर होता है। सत्ता किस में निहित मानता है? आदेश का सिद्धांत उच्च में। जबकि जो संयुक्त सत्ता का सिद्धांत है, इसके अनुसार सत्ता का प्रयोग उच्च व अधीनस्थ को मिलजुल कर करना चाहिए। तो ये भी MP फोलेट की तरह संयुक्त सत्ता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। आगे साथियों हम देखते हैं कि हर्बर्ट साइमन क्या विचार व्यक्त करते हैं, उनके निर्णय निर्माण सिद्धांत की मूल मान्यताएं क्या क्या है। तो चलिए, हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण सिद्धांत, अब मैं हेडिंग डाल के धीरे धीरे बताऊंगा साथियों, आपको धीरे धीरे लिखना है, तेज गति नहीं अपनानी है। हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण सिद्धांत, जितना शांति से पढ़ेंगे उतना बेटर रहेगा। निर्णय निर्माण सिद्धांत, इसको क्या क्या नाम देते हैं? सीमित तार्किकता मॉडल भी कह देते हैं, सीमित तार्किकता, या अधिकतम संतुष्टि मॉडल भी कह देते हैं, या बंधित मॉडल भी कह देते हैं। तो ये कई नाम हैं इसके, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके नाम कई हैं। तो साथियों ये क्या कहते हैं हर्बर्ट साइमन, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिक बातें पहले मैं बताता हूं, उसके बाद मूल मान्यताओं पर आएंगे। पहले बेसिक सुन लीजिए। हर्बर्ट साइमन कहते हैं, ना तो किसी संगठन में निर्णय तथ्य के आधार पर होते हैं, ना मूल्य के आधार पर होते हैं। ना तो अकेले तथ्य के आधार पर निर्णय होता है, ना अकेले मूल्य के आधार पर होता है। ना तो केवल वैज्ञानिकता तार्किकता निर्णय करती है, ना केवल नैतिकता अकेले निर्णय करती है। कि वास्तव में संगठन में तार्किकता और नैतिकता दोनों का समन्वय रहता है। क्या रहता है? तार्किकता और नैतिकता दोनों का समन्वय रहता है, यानी कि भौतिकता और नैतिकता दोनों का समन्वय रहता है। आप जानते हैं साथियों, टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत में तार्किकता पर बल दिया था टेलर ने, जबकि मयो ने नैतिकता की और सामाजिक संबंधों की बात की थी। तो ये जो हर्बर्ट साइमन है, हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि वास्तव में किसी भी सिद्धांत में जो है तार्किकता और नैतिकता दोनों का समन्वय रहता है। क्या रहता है? दोनों का समन्वय रहता है, तभी निर्णय कहीं ना कहीं प्रभावी रहते हैं। तो इनकी जो पहली मूल मान्यता है वो यही है कि संतुष्टि सिद्धांत की, कि संगठन में, किसी भी संगठन में निर्णय तार्किकता व नैतिकता दोनों पर आधारित रहते हैं। तार्किकता व नैतिकता दोनों पर आधारित रहते हैं, यानी कि तथ्य और मूल्य दोनों का प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ये अंत्य अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? अंत्य अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से। तो ये कहते हैं किसी भी संगठन में हमें निर्णय निर्माण का अध्ययन करना है
तो हमें सभी पक्षों का अध्ययन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सभी पक्षों का। सभी पक्षों के अध्ययन पर बल देते हैं, यानी कि निर्णय निर्माण पर यह नहीं है केवल प्रशासनिक पक्ष ही प्रभावित करते हैं, तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार के पक्ष प्रभावित करते हैं। इसलिए अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। फिर साथ में ये क्या कहते हैं, किसी भी निर्णय में पूर्व के अनुभवों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है? पूर्व के अनुभवों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहते हैं निर्णय में जो पूर्व के अनुभव हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे साथियों, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, इसका बड़ा रीजन है कि मेरे पास 25 साल को पढ़ाने का अनुभव है, इसलिए बेसिकली आप पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मेरे पूर्व के अनुभवों का आप लाभ उठा सकते हैं, आसानी से सफलता हासिल कर सकते हैं। तो पूर्व के अनुभवों का भी प्रभाव कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन ये जो पूर्व के अनुभव हैं, ये मूल्य पर आधारित रहते हैं। किस पर रहते हैं? मूल्य पर। तो इस प्रकार से ये 4 मान्यताएं हैं। मैं दोबारा से आपको समझाता हूं कि कौन कौन सी 4 मान्यताएं बेसिक हैं। पहली मान्यता जो हर्बर्ट साइमन की अधिकतम संतुष्टि सिद्धांत की है, किसी भी संगठन में निर्णय तथ्य और मूल्य दोनों पर आधारित रहता है, यानी व नैतिकता दोनों पर आधारित रहता है। इसके माध्यम से वो टेलर और एल्टन मेयो के सिद्धांत में समन्वय करता है, क्योंकि टेलर तार्किकता की बात करता है तो एल्टन मेयो नैतिकता की बात करता है। दूसरा, वो अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। तो कहते हैं संगठन में निर्णय जो रहते हैं केवल प्रशासनिक पक्ष से प्रभावित नहीं रहते, राजनीतिक पक्ष से प्रभावित नहीं रहते, सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये बेसिकली सभी पक्षों का अध्ययन करना चाहते हैं निर्णय निर्माण में, ये ध्यान में रखना है। फिर कहते हैं संगठन में पूर्व के अनुभवों का प्रभाव भी पड़ता है, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये पूर्व के अनुभव जो रहते हैं मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं। अब बेसिकली देखते हैं, हर्बर्ट साइमन कहते हैं जो वैज्ञानिकता या तार्किकता के आधार पर निर्णय निर्माण के 3 स्तर दिखाई देते हैं। क्या कहते हैं? तार्किकता के आधार पर देखें तो निर्णय निर्माण के 3 स्तर दिखाई देते हैं। तार्किकता के आधार पर देखें तो निर्णय निर्माण के 3 स्तर दिखाई देते हैं। अब मैं साथियों पेन बदल के धीरे धीरे बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। 3 स्तर पाए जाते हैं। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीनों मैं आपको बताता हूं। पेन बदल के बताता हूं साथियों, तनाव नहीं लेना है। पहला स्तर, पहला है बौद्धिक गतिविधियां, इंटेलिजेंस एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें किसी भी समस्या के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना। बौद्धिक गतिविधियां, इंटेलिजेंस एक्टिविटी यानी कि आई। समस्या के बारे में क्या? अधिक से अधिक जानकारियां प्राप्त करना। दूसरा जो साथियों दूसरा है वो संरूपण गतिविधियां हैं, डिजाइन एक्टिविटी। डिजाइन एक्टिविटी इसका तात्पर्य है समस्या के समाधान के अनेक विकल्प तलाशना। किसी समस्या समाधान के लिए अनेक विकल्प तलाशना। अनेक विकल्प तलाशना। तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है चयन प्रक्रिया, चॉइस प्रक्रिया। चॉइस प्रक्रिया क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। चॉइस एक्टिविटी इसके अंदर है सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना, यानी कि श्रेष्ठ विकल्प जो है उसका चयन करना। तो इस प्रकार से देखें तो जो तार्किकता के आधार पर निर्णय निर्माण के बेसिकली 3 स्तर बताते हैं हर्बर्ट साइमन। पहला बौद्धिक गतिविधियां जिसमें किसी समस्या के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित की जाती है। दूसरा संरूपण गतिविधियां, डिजाइन एक्टिविटी, जिसका मतलब है कि किसी समस्या के समाधान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प तलाशना कि समस्या का समाधान कैसे होगा। तीसरी जो एक स्तर है वो चयन प्रक्रिया, यानी कि समस्या के समाधान के लिए श्रेष्ठ विकल्प तैयार करना। लेकिन साथियों हमें थोड़ा प्री का ध्यान रखना है। प्री में वास्तव में ये भी ध्यान रखना है कि हर्बर्ट साइमन तार्किकता के कितने प्रकार बताते हैं। हर्बर्ट साइमन तार्किकता के 6 प्रकार बताते हैं। कितने प्रकार बताते हैं? 6। ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है कि तार्किकता के वो 6 प्रकार भी बताते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साथियों, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहला है ऑब्जेक्टिव रैशनैलिटी,
यानी कि वस्तुनिष्ठ तार्किकता। दूसरा है सब्जेक्टिव तार्किकता, विषय परक तार्किकता, तो ये ध्यान रखना है। तीसरा है कॉन्शियस यानी कि चेतना वाली। चौथा जो साथियों ध्यान रखना है डेलिब्रेटिव, विचार विमर्श वाली। पांचवा जो है तार्किकता का प्रकार वो आपको ध्यान रखना है ऑर्गेनाइजेशन वाली। और छठा भी आपको साथियों ध्यान रखना है कि पर्सन वाली, व्यक्ति वाली। तो ये 6 तार्किकता के प्रकार बताते हैं हर्बर्ट साइमन। लेकिन साथ में वो कहते हैं कि किसी भी संगठन में अकेले निर्णय इन तार्किकता के आधार पर नहीं होता। तार्किकता के साथ साथ कहीं ना कहीं मूल्य का, नैतिकता का भी समावेश होता है। तो इस प्रकार से वो टेलर से तार्किकता को लेते हैं और एल्टन मयो से वो क्या लेते हैं, संतुष्टि को लेते हैं, नैतिकता को लेते हैं, मूल्य को लेते हैं और कहते हैं संगठन में निर्णय कि जो बेसिकली है वो तथ्य और मूल्य दोनों के आधार पर लिया जाता है। इसी बेस के आधार पर वो अपना अधिकतम संतुष्टि मॉडल प्रस्तुत करते हैं, जिसे सीमित तार्किकता मॉडल या प्रशासनिक मानव मॉडल की संज्ञा भी दी जाती है। तो उनका जो सीमित तार्किकता मॉडल का आपने अभी तक जो पढ़ा उसका निष्कर्ष यही है कि सीमित तार्किकता मॉडल की तथ्य और मूल्य दोनों के समन्वय पर बल देता है। अधिकतम संतुष्टि मॉडल, बंधित मॉडल, प्रशासनिक मानव मॉडल, इसके कई नाम है साथियों, डरने की जरूरत नहीं है। और ये क्या कहता है, किसी भी संगठन में जो निर्णय होते हैं अकेले तथ्य या वैज्ञानिकता के आधार पर नहीं लिए जाते, उसमें तथ्य और मूल्य दोनों का समन्वय होता है। अब साथियों आपको ध्यान रखना है कि वो अपने अधिकतम संतुष्टि मॉडल के 8 चरण बताते हैं। कितने चरण बताते हैं? 8। लेकिन ये धीरे धीरे याद करने हैं, तो मैं धीरे धीरे आपको लिख रहा हूं, तो आप धीरे धीरे इसको देखना है कि वो अपने 8 चरण कौन कौन से बताते हैं। मैं लिखता चलता हूं, आपको भी ध्यान रहने चाहिए 8 चरण। पहला चरण है किसी भी लक्ष्य का निर्धारण करना या समस्या का निर्धारण। लक्ष्य या समस्या का निर्धारण, पहले आप किस समस्या का या लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसका निर्धारण कर लें। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, नेट की तैयारी करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की करना चाहते हैं, वो ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है कि बेसिकली लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकतम संतुष्टि के स्तर पर व्यवहार करना। वे लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यवहार, आप कोशिश करो प्रैक्टिकली व्यवहार करना। तीसरा है समस्या समाधान के लिए विकल्प तलाशना। भाई समस्या समाधान के लिए आप क्या करेंगे, लक्ष्य हासिल करने के लिए कौन कौन से विकल्प तलाश करेंगे। जैसे कोचिंग का मार्ग अपनाएंगे, घर पर बैठने का अपनाएंगे, या आपके पास संसाधन ही नहीं है तो आप उसको विकल्प तलाशने हैं। तो कहता है अगर कोई विकल्प ना मिले तो क्या करना। यदि कहता है कोई विकल्प ना मिले तब क्या करना, तो चौथे पॉइंट में कहता है यदि कोई विकल्प ना मिले तो 2 नीतियां अपनाएं। पहला जो है अपने लेवल को, लक्ष्य को नीचे करना। लक्ष्य को नीचे करना। किसको नीचे करना? लक्ष्य को नीचे करना। बी कहता है नए विकल्प की तलाश करना। भाई वर्तमान में तो विकल्प मिला नहीं, आप कोचिंग भी नहीं कर सकते और आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी कोर्स नहीं कर सकते। अब तीसरा विकल्प है, नया विकल्प है, वो तलाश करो। भाई आप फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, पहला मार्ग आपको कोचिंग का दिखाई दिया, दूसरा मार्ग ऑनलाइन का, लेकिन आपके पास संसाधन नहीं है, तो आपको क्या करें, या तो ठीक है अपने लक्ष्य को नीचा कर ले क्योंकि भाई गहन पढ़ाई है, इसमें कैसे काम करेंगे। बी में क्या करें, या नया विकल्प तलाशें, किसी को दोस्त बना के उसके साथ ज्वाइंट ले कोर्स, ये नया विकल्प। फिर क्या है, यदि आपको कोई व्यवहारिक विकल्प मिले, 5वां, यदि कोई व्यवहारिक विकल्प मिले तो उसका मूल्यांकन करें। जैसे मान लीजिए आपको लगा कि आप ना तो कोर्स खरीद सकते हैं ऑनलाइन, ना ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, आप दोस्त के साथ साझा कर सकते हैं, तो मूल्यांकन करें कि दोस्त का नेचर कैसा है, भाई वो काम करने देगा कि नहीं करने देगा। ये मूल्यांकन करने के बाद विकल्प स्वीकार्य है या नहीं है वो भी देखें। तो छठा नंबर पहले देखें, छठा नंबर में क्या कहता है, मूल्यांकन करने के बाद देखें कि विकल्प स्वीकार्य है या नहीं है। यदि स्वीकार्य नहीं है तो अगले चरण में पहुंचे, स्वीकार्य है तो क्रियान्वित करें। फिर देखें विकल्प स्वीकार्य है या नहीं है, अब ये चेकिंग करें।
भाई सामने वाले दोस्त आपकी बात मानता है या नहीं मानता है, अगर स्वीकार्य हो जाए तो फिर अगला क्या है कि बेसिकली क्रियान्वित करें उसको, दोस्त के साथ मिलकर परचेज कर लें कोर्स को, क्रियान्वित करें। फिर क्या है, यदि क्रियान्वित हो रहा है तो साथ में भविष्य की समस्याओं को भी देखें, ठीक है ना, भविष्य की समस्याओं को भी देखें। क्या देखें, भविष्य की समस्याओं को। तो ये विकल्प जो उन्होंने बताए तो वो भी आपको ध्यान में रहने चाहिए। तो अब धीरे धीरे मैं दोबारा से रिपीट करता हूं इसके माध्यम से। तो पहला तो क्या है, किसी लक्ष्य या समस्या का क्या करें, निर्धारण। फिर देखें उसको व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित करें। क्या करें, क्रियान्वित। अगर व्यवहारिक रूप से वो काम ना चले तो आप क्या करें, समस्या के समाधान के लिए विकल्प तलाशें। समस्या के समाधान के लिए विकल्प अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो आपके सामने फिर दो ही विकल्प हैं, या तो लक्ष्य को नीचे कर लें या आप क्या करें, अपना नया विकल्प तलाशें। पांचवें में यदि कोई व्यवहारिक विकल्प मिल भी जाता है तो उसका मूल्यांकन करें। फिर विकल्प स्वीकार्य है या नहीं ये देखें, अगर स्वीकार्य है तो फिर उसको क्रियान्वित कर दें। फिर क्रियान्वित भी हो रहा है तो ये देखें भविष्य में कोई समस्या तो नहीं आएगी। इस प्रकार से देखें तो हर्बर्ट साइमन अपने निर्णय निर्माण सिद्धांत में बेसिकली 8 चरण बताता है और जिसे नाम देता है अधिकतम संतुष्टि का सिद्धांत या बेसिकली प्रशासनिक मानव मॉडल या बंधित मॉडल। तो ये ध्यान रखना है साथियों। मैं बहुत ही एक सरल भाषा में आपको बात बताना चाहता हूं, वो आपको ध्यान में रखनी ये है कि वास्तव में आपने अगर मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देख रखी है तो उसमें एक गाना आता है, वो पूरा कहीं ना कहीं हर्बर्ट साइमन के अधिकतम संतुष्टि मॉडल को दर्शाता है। वो गाना क्या है मैं सुना देता हूं। थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि टीचर के लिए नैतिकता है नैतिकता, लेकिन मैं कहता हूं कि युद्ध में हर चीज जायज रहती है, युद्ध में जंग में हर चीज जायज रहती है, तो थोड़ा अनैतिक भी होना पड़े तो माने नहीं करता। मैं कुटिल्य का जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है उसी का अनुरूप आपको बता रहा हूं कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में गाना आता है सिंपल कि ऐश्वर्या नहीं मिली तो प्रीति जिंटा, प्रीति जिंटा नहीं मिली तो और नीचे, इस प्रकार से। तो आपने सुना होगा उसमें क्या था कि लक्ष्य अपना पहले ऊंचा रखो, ऐश्वर्या राय अगर नहीं मिल रही है तो प्रीति जिंटा पर आ जाओ, प्रीति जिंटा नहीं मिल रही है तो राखी सावंत पर आ जाओ, राखी सावंत भी नहीं मिल रही है तो और नीचे आ जाओ। यानी कि लक्ष्य को तब तक कम करते रहो जब तक कि वास्तव में वो क्रियान्वित ना हो जाए। अगर क्रियान्वित हो रहा है तो आप फिर उसमें देखो कोई भविष्य में संभावना तो नहीं है, भविष्य में कहीं परेशानियां तो नहीं है, तो वास्तव में वो गाना कहीं ना कहीं हर्बर्ट साइमन के अधिकतम संतुष्टि मॉडल को ही प्रदर्शित कर रहा है। तो बस उसी को ध्यान में रखकर आप अपना कर लीजिए तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब साथियों हम एक पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन और साइमन के संतुष्टि मॉडल में क्या अंतर है, तो उस पर भी थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे इस वीडियो में। एक तरफ हम लिखते हैं कि बेसिकली टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत, दूसरी तरफ लिखते हैं हर्बर्ट साइमन का अधिकतम संतुष्टि मॉडल या प्रशासनिक मानव मॉडल। अब ध्यान से धीरे धीरे सुनना है साथियों, मैं आपको ज्यादा टेंशन नहीं दूंगा, इतना तो आप याद करेंगे तभी फिर हम सेकंड वीडियो पे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए पहला जो बेसिकली जो है टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत है वो तथ्य व वैज्ञानिकता पर बल देता है। किस पर बल देता है, कहते हैं जो भी काम करो एकदम वैज्ञानिकता पर आधारित होने चाहिए, तथ्य पर आधारित होने चाहिए, भौतिकता की बात बेसिकली करता है। लेकिन हर्बर्ट साइमन का जो प्रशासनिक मानव मॉडल है ये तथ्य के साथ साथ मूल्यों की बात भी करता है, यानी कि वैज्ञानिकता के साथ भौतिकता के साथ नैतिकता की बात भी करता है। तो ये तथ्य और मूल्य दोनों की बातें करता है। तो पहला अंतर तो आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा अंतर देखते हैं साथियों, मैं पेन बदल बदल के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी रह जाए। तो इसमें मूल्यों की अवहेलना की गई है, इसमें टेलर में मूल्यों को महत्व नहीं दिया गया। मूल्य का मतलब नैतिकता से है, नैतिकता की अवहेलना है। इसमें सब कहा गया, आर्थिक मानव की बात की गई है, पैसा ही सब कुछ है, वैज्ञानिकता ही सब कुछ है, ठीक है ना। लेकिन इसमें मूल्यों को अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि वो क्या कहता है, पूर्व के अनुभव अधिक महत्वपूर्ण है और पूर्व के अनुभव जो है मूल्यों पर आधारित हैं, मूल्यों पर ये अधिक बल देते हैं। तो ये दूसरा भी ध्यान रखना है। तीसरा अंतर जो है आपको साथियों, इसमें क्या कहते हैं, विकल्प सीमित हैं। किसी समस्या के समाधान के लिए विकल्प क्या कहते हैं, सीमित हैं। तो ये कहते हैं समस्या के समाधान के लिए विकल्प क्या है, सीमित।
जबकि टेलर क्या कहता है, पर्याप्त विकल्प है। विकल्प क्या है, पर्याप्त है। पर्याप्त विकल्प या असीमित विकल्प है, कोई दिक्कत नहीं, विकल्पों की दिक्कत नहीं है, समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं। ऐसा बेसिकली हर्बर्ट साइमन का कहना है। जबकि टेलर क्या कहता है, विकल्प क्या है, सीमित है। फिर बेसिकली जो टेलर है वो आर्थिक मानव की बात करता है। किसकी बात करता है, आर्थिक मानव की। ये कहता है कि मनुष्य सिर्फ पैसे से संचालित होता है, आप तनख्वाह दोगे ज्यादा तो काम ज्यादा करेगा। ये कहता है नहीं, संतुष्ट मानव है, जिससे उसको संतुष्टि मिलेगी वो काम करेगा। तो ये संतुष्टि पर अधिक बल देते हैं। किसी पर, संतुष्टि पर। तो आत्मसंतुष्टि को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ये टेलर का सिद्धांत अधिकतम लाभ की बात करता है। जितना ज्यादा हो सकते लाभ प्राप्त करो, ठीक है रे। ये कहता है पर्याप्त लाभ, जितना लाभ हो सक रहा है ठीक है, आप उपभोक्ता को भी लाभ दो, खुद भी लाभ प्राप्त करो, लेकिन लाभ की सीमा होती है, ये भी बेसिकली ध्यान में रखना है। तो पर्याप्त लाभ की बात करता है। उसके बाद टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत है, ये औपचारिक संगठन पर ही लागू हो सकता है। किस पर लागू हो सकता है, औपचारिक संगठन पर। ये औपचारिक संगठन की बात करता है और ये दोनों प्रकार के संगठन के लक्षणों को अपनाता है। तो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत में केवल औपचारिक संगठन के नियम ही लागू हैं, जबकि हर्बर्ट साइमन का जो प्रशासनिक मानव का मॉडल है उसमें औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन दोनों प्रकार के नियम लागू हैं। तो साथियों, एक बात ध्यान रखना है कि वास्तव में आज वैश्वीकरण का चाहे युग हो, लेकिन आज दोनों के गुणों का महत्व ज्यादा है। तथ्य और वैज्ञानिकता दोनों का समावेश ज्यादा होना चाहिए। परंपरागत पूंजीवाद में भले टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत अधिक प्रभावी रहा हो, लेकिन आज व्यवहारिक परिस्थितियों के अनुरूप हर्बर्ट साइमन का प्रशासनिक मॉडल अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें तथ्य और वैज्ञानिकता दोनों का समावेश है। और आज मानव के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो भौतिकता के साथ साथ किस पर ज्यादा ध्यान दे, मूल्य और नैतिकता पर। कोविड में भी ये बात स्पष्ट हो गई थी, कोविड काल में, कि आदमी सिर्फ भौतिकता के लिए नहीं जीवित रह सकता, उसे नैतिकता का भी समन्वय करना है। तो इससे पता चलता है कि हर्बर्ट साइमन का जो मानव प्रशासनिक मानव मॉडल है वो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की तुलना में अधिक व्यापक है, क्योंकि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के गुणों के साथ साथ इसमें एल्टन मेयो के गुणों का भी समावेश किया गया है। तो इसमें इसलिए तथ्य के साथ साथ मूल्यों का भी समन्वय किया गया है। मूल्य एल्टन मेयो से लिए और तथ्य टेलर से लिए, तो दोनों का ये समावेश है। तो अगर कहें द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से टेलरवाद है और एल्टन मेयो प्रतिवाद है, और वहीं पर हर्बर्ट साइमन संवाद है। लास्ट में मैं इस पैरे से, इस चित्र के साथ आपको और समझाने की कोशिश करता हूं, फिर मैं पीडीएफ पर आ जाऊंगा। तो मैं कह सकता हूं टेलर वाद है, टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत वाद की स्थिति है, जो तथ्य और वैज्ञानिकता की बात करता है। किसकी बात करता है, तथ्य और वैज्ञानिकता की। जबकि जो एल्टन मेयो का सिद्धांत है, सामाजिक संबंध सिद्धांत है, एल्टन मेयो का सामाजिक संबंध सिद्धांत प्रतिवाद है। जो नैतिकता की बात करता है, किसकी बात करता है, नैतिकता की। सामाजिक संबंधों की, ये तथ्यों की बात करता है, वैज्ञानिकता की, ये प्रतिवाद है। जबकि देखा जाए हर्बर्ट साइमन का जो अधिकतम संतुष्टि मॉडल है वो संवाद है। हर्बर्ट साइमन का संतुष्टि मॉडल, प्रशासनिक मानव मॉडल, ये क्या है, संवाद है, क्योंकि इसमें तथ्य और मूल्य दोनों का समन्वय है। तथ्य तो किससे लिया है, टेलर से, और मूल्य किससे लिया है, एल्टन मेयो से। इसलिए सबसे बेहतर है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। मैं इसको द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से भी आपको समझाया, और मुझे विश्वास है आपको कुछ तो समझ आया। मैं आपको अब पीपीटी के माध्यम से समझाने की चेष्टा करता हूं। तो आइए साथियों देखते हैं, तो पीपीटी के माध्यम से निर्णय निर्माण सिद्धांत।
निर्णय निर्माण सिद्धांत व्यवहारवादी क्रांति के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व लोक प्रशासन में आया। निर्णय निर्माण सिद्धांत इस बात पर अधिक बल देता है कि निर्णय में आम जनता की भागीदारी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा भागीदारी होगी उस संगठन उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। ये वाई सिद्धांत से संबंधित नियम है, यानी कि अभिप्रेरणा, संचार, नेतृत्व के भांति एक प्रशासनिक व्यवहार है। क्या है? प्रशासनिक व्यवहार है। तो ये साथियों आपको ध्यान रखना है, ये प्रशासनिक नियम ना होकर प्रशासनिक व्यवहार है, क्योंकि ये वाई सिद्धांत से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अधिकांश आधुनिक विचारक इसका समर्थन करते हैं, परंतु इसका जनक हर्बर्ट साइमन को माना जाता है। किसको माना जाता है? हर्बर्ट साइमन को। हर्बर्ट साइमन प्रबंधन को हृदय व निर्णय निर्माण को ब्लड कहते हैं, रक्त कहते हैं। प्रबंधन को क्या कहते हैं? हृदय। तो ये बार बार क्वेश्चन आया है, किसने मैनेजमेंट को हृदय कहा है? तो वो है हर्बर्ट साइमन। किसने निर्णय निर्माण को ब्लड कहा है, रक्त कहा है? तो वो है हर्बर्ट साइमन। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब साथियों हर्बर्ट साइमन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फिर मैंने आपको बताया ये अमेरिकन प्रशासनिक चिंतक थे, इनकी कर्म भूमि शिकागो थी। इन्हें निर्णय निर्माण सिद्धांत का या बेसिकली अधिकतम संतुष्टि सिद्धांत का, प्रशासनिक मानव मॉडल सिद्धांत का जनक कहते हैं। इन्हें प्रबंधीय विचारक भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? एल्टन मयो, टेलर दोनों का प्रभाव इन पर पड़ा था और इन्होंने अपने संतुष्टि मॉडल में इन दोनों का समन्वय किया। लेकिन ये एल्टन मयो से ज्यादा प्रभावी थे, इसका मतलब मूल्यों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अब इन्होंने अनेक पुस्तकों की भी रचना की थी। वो पुस्तकें इस प्रकार हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947, ऑर्गेनाइजेशन 1958, डिसीजन मेकिंग साइंस, द साइंस ऑफ आर्टिफिशियल ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947, ऑर्गेनाइजेशन 1958, डिसीजन मेकिंग साइंस, द साइंस ऑफ द आर्टिफिशियल ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग। वास्तव में देखा जाए पहली और पांचवी पुस्तक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये साथियों आपको थोड़ा पता भी रहना चाहिए। तो इसमें पुस्तकें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ये अगर आपको पता रहेंगी तो आप बेस्ट तरीके से दो किताबों को विशेष ध्यान रखें। अगर बाकी भी याद हो जाती तो बेहतर है, लेकिन दो को भूलना नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे साथियों देखते हैं हर्बर्ट साइमन विचार क्या है। यह आधुनिक विचारक होते हुए भी लोक प्रशासन के पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, यानी कि ये भी मानते हैं कि लोक प्रशासन मेनली कार्यपालिका से संबंधित है। तो ये जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्स सिद्धांत का समर्थन करते हैं, क्योंकि ये एक्स सिद्धांत की आलोचना भी करते हैं। बस इन्होंने देखा जाए औपचारिक संगठन में या औपचारिक नियमों में एक प्रमुख बात यही कही है कि लोक प्रशासन को कार्यपालिका से गतिविधियों से संबंधित माना है और पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण का समर्थन किया है। ये लोक प्रशासन या प्रशासन में सबसे अधिक प्रबंधन पर बल देते हैं। तो सबसे अधिक किस पर बल देते हैं? प्रबंधन पर। और प्रबंधन को संगठन का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय। तो प्रबंधन को हृदय कहा और निर्णय निर्माण को इन्होंने ब्लड कहा। ये मैंने आपको बता भी दिया। लेकिन मैंने ये बताया आपको अभी, भले ही पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण का समर्थन कहीं ना कहीं शासन को चाहे कार्यपालिका की गतिविधियों से संबंधित मान लें, लेकिन ये नहीं है कि ये एक्स सिद्धांत का समर्थन करते हैं। ये एक्स सिद्धांत की तुलना में वाई सिद्धांत के अधिक निकट है। ये बात आपको ध्यान से याद कर लेनी चाहिए। ये परंपरागत सिद्धांत पर तो विशेष प्रहार करते हैं, केवल यही बात लेते हैं पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण की कि लोक प्रशासन कार्यपालिका की गतिविधियों से संबंधित हैं। अब ये कौन कौन से नियमों पर प्रहार करते हैं वो भी ध्यान रखना। पहली बात तो क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन का कला वाला भाग अधिक महत्वपूर्ण है, विज्ञान वाला नहीं। तो यानी कि मूल्य वाला भाग अधिक महत्वपूर्ण है, तथ्य वाला नहीं। तो ये बात भी ध्यान रखना है। फिर ये विशेषीकरण या श्रम विभाजन के सिद्धांत की आलोचना करते हैं। तो कहते हैं जो विशेषीकरण का नियम है, श्रम विभाजन का सिद्धांत है, वो उचित नहीं है। तो इसमें क्या है, विशेषज्ञता की जो बात की जाती है वो विशेषज्ञ है, इस कारण उसके पास अधिक शक्तियां होनी चाहिए। ये इसकी आलोचना करते हैं। फिर ये लूथर गुलिक का जो P4 सिद्धांत था, जिसमें वो संगठन के 4 आधार बताते हैं कि पर्सन, प्रोसेस, पर्पज, प्लेस, इसकी भी आलोचना करते हैं। कहते हैं संगठन के निर्माण के अनेक आधार हो सकते हैं, 4 ही आधार नहीं होते। हर्बर्ट साइमन ने ऐसा कहा था। फिर ये बेसिकली जो है आदेश की एकता के सिद्धांत पर भी प्रहार करते हैं। तो कहते हैं गलत है ये कि वास्तव में अधीनस्थ को एक निश्चित उच्च अधिकारी के आदेश की पालना करनी चाहिए। तो बाकी देखा जाए तो अन्य से संपर्क अन्य से भी हो सकता है, वो उच्च अधिकारी के आदेश की पालना करना चाहिए। तो ये नियंत्रण वाली बात पर वो खुश नहीं थे।
फिर वो नियंत्रण के क्षेत्र पर ही प्रहार करते हैं। तो कहते हैं अगर वास्तव में निर्णय निर्माण में सभी लोगों की सहभागिता है तो नियंत्रण के क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। फिर वो सत्ता के आदेश देने के सिद्धांत को भी आलोचना करते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, सत्ता उच्च में निहित रहती है और नीचे की तरह प्रवाहित होती है। तो इसकी ये आलोचना करते हैं, कहते हैं ये सत्ता का जो सिद्धांत है ना, ये उचित नहीं आदेश देने का सिद्धांत। ये MP फ्लॉयड की तरह सिंह सत्ता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं और कहते हैं सत्ता का प्रयोग उच्च अधीनस्थ को मिलजुल कर करना चाहिए। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वास्तव में वो क्या क्या बातें करते हैं। हर्बर्ट साइमन पहला कला वाला भाग क्या मानते हैं महत्वपूर्ण, लोक प्रशासन का विज्ञान वाला भाग महत्वपूर्ण नहीं मानते। फिर बेसिकली वो क्या करते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है कि वो विशेषीकरण के सिद्धांत की आलोचना करते हैं। फिर लूथर गुलिक के P4 सिद्धांत की जो संगठन के 4 आधार बताए उनकी आलोचना करते हैं। फिर वो आदेश की एकता के सिद्धांत की भी आलोचना करते हैं, नियंत्रण के क्षेत्र की सिद्धांत की भी आलोचना करते हैं, फिर सत्ता के आदेश देने के सिद्धांत की आलोचना करते हैं और MP फ्लॉयड के समान संयुक्त सत्ता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। आगे साथियों देखो कि जो ये बातें हैं वो ध्यान रखना है। हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण सिद्धांत की मूल मान्यताएं क्या है। मूल मान्यताएं तो पहली सबसे मान्यता यह है कि जो निर्णय होता है संगठन में दोनों बातों पर आधारित होता है, तथ्य और मूल्य दोनों का प्रभाव पड़ता है। कि संगठन में जो निर्णय होता है वो अकेले ना तो तथ्य पर आधारित होता है ना मूल्यों पर, इन दोनों पर अधिक प्रभावी होता है। फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि हमें किसी विषय का अध्ययन करते समय सभी पक्षों का अध्ययन करना चाहिए, यानी कि समस्या के केवल प्रशासनिक पक्ष का अध्ययन नहीं करना चाहिए, हमें उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पक्षों का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार वे अंतःसंरचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। तीसरी मान्यता, साइमन किसी भी निर्णय में पूर्व के अनुभवों को महत्वपूर्ण मानते हैं। देखो साथियों, जो वास्तव में अनुभव वाला रहता है, एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति रहता है, उसको अनुभव जो रहता है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे सिंपल हम लोग जो आपको बताते हैं कि सफलता ऐसे मिलेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो सफलता के टिप्स रहते हैं, अनुभव जो रहते हैं, ये मूल्य के निकट है। इसलिए कहता है कि इस प्रकार से साइमन तथ्य से अधिक महत्वपूर्ण किसको मान लेते हैं, मूल्य को। तो साथियों ये भी ध्यान रखना है कि भावनात्मक पक्ष अधिक महत्वपूर्ण रहता है, ये कह देता है। कहता है ठीक है, किसी भी संगठन में निर्णय वैज्ञानिकता और मूल्य दोनों पर आधारित रहते हैं, लेकिन मूल्यों का प्रभाव अधिक रहता है। ये बात ध्यान रहना चाहिए। तो ये जो है मूल मान्यताएं आपको पता रहनी चाहिए। आगे क्या कहते हैं हर्बर्ट साइमन, आगे कहते हैं यदि वैज्ञानिकता के आधार पर देखें में निर्णय निर्माण के 3 स्तर देखने को मिलते हैं। इंटेलिजेंस एक्टिविटी, बौद्धिक गतिविधियां। इसका तात्पर्य किसी समस्या के सभी पक्षों को अधिक से अध्ययन करना, उनके बारे में जानकारी जुटाना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर डिजाइन एक्टिविटी, समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे विकल्प तलाशना। फिर चॉइस एक्टिविटी, समस्या के समाधान के लिए श्रेष्ठ विकल्प चयन करना। फिर आगे वो कहते हैं तार्किकता के 6 प्रकार भी बताते हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, कंसिस्टेंट, डेलिबरेटिव, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन। तो ये 6 प्रकार हैं साथियों, ये ध्यान रख लेना, मैंने आपको बताए भी। लेकिन ये भी ध्यान रखना, लेकिन साथ में कि हर्बर्ट साइमन ये भी कहते हैं कि चाहे तार्किकता के 6 प्रकार हों, परंतु अकेले संगठन में निर्णय तार्किकता के आधार पर नहीं होता, उसमें मूल्यों का भी प्रभाव पड़ता है। तो एल्टन मेयो से प्रभावित होकर वो आत्मसंतुष्टि, सामाजिक संतुष्टि को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, मूल्यों को भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो कहते हैं कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए जब विकल्प तलाशा जाता है तो अकेले तथ्य पर आधारित नहीं रहता, उसमें मूल्य का विभाव रहता है। इस प्रकार से जो हर्बर्ट साइमन है वो अपने निर्णय निर्माण को अधिकतम संतुष्टि मॉडल या सीमित तार्किकता मॉडल, प्रशासनिक मानव मॉडल नाम देते हैं। तो अब उसमें क्या क्या बातें करते हैं, कितने चरण बताते हैं, उसके 8 चरण बताते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हर्बर्ट साइमन ने अपने अधिकतम संतुष्टि मॉडल के 8 चरण बताए, जिसमें वो क्या कहते हैं अधिकतम संतुष्टि मॉडल में कि निर्णय जो है तथ्य और मूल्य दोनों पर प्रभावित रहते हैं और ज्यादा प्रभाव कहीं ना कहीं मूल्यों का देखने को मिलता है। पहला स्टेप इसका चरण बताते हैं लक्ष्य या समस्या का निर्धारण करना। दूसरा कहते हैं लक्ष्य को प्रभावित करने के लिए व्यवहार करना। तीसरा कहते हैं समस्या के समाधान के लिए विकल्पों की तलाश करना। फिर कहते हैं यदि कोई विकल्प ना मिल रहा हो तब 2 रास्ते हैं, या तो लक्ष्य को नीचे कर लो या नए विकल्प को तलाश कर लो। जैसे सिंपल साथियों मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आपने कि असिस्टेंट प्रोफेसर का अपना लक्ष्य बनाया, अब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने व्यवहारिक प्रयास किया और व्यवहारिक प्रयास में लगा कि वास्तव में आप अकेले तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसके लिए कोचिंग या ऑनलाइन की जरूरत है। तो आपने ऐसे विकल्प तलाशना शुरू कर दिया।
तीसरे स्तर पर पहुंच गए। जब आपने व्यवहार देखा, सिलेबस देखा, तो उसके बाद आप तीसरे स्तर पर विकल्प। लेकिन साथियों, आपको विकल्प नहीं मिला, यानी कि आपके पास इतना धन नहीं है कि आप ऑनलाइन ले सकें या ऑफलाइन ले सकें। तब आप क्या करना चाहिए, आपको दो रास्ते, या तो अपना लेवल नीचे कर लो, भाई सस्ता कोर्स जहां मिल जाए वहां से ले लें। फिर दूसरा क्या है, नए विकल्प तलाश लें। नए विकल्प तलाशने का मार्ग क्या है, आप किसी दोस्त के साथ मिलकर काम कर लें। अगर आपको कोई व्यवहारिक विकल्प मिल जाता है, नया विकल्प, जैसे कोई दोस्त मिल जाता है, तो उसका मूल्यांकन करें। वो आपको देखने देगा कि नहीं देखने देगा, टाइम भी देगा कि नहीं देगा। फिर मूल्यांकन करने के बाद अगर विकल्प स्वीकार्य हो तो 7वें स्तर पर क्या कर दें, क्रियान्वित कर दें। क्रियान्वित जब कर रहे हो तो साथ में भविष्य की समस्याओं को भी देख लेना कि भविष्य में कोई समस्या तो नहीं आएगी, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा चर्चा कर लेनी चाहिए। इस प्रकार से हर्बर्ट साइमन अपने निर्णय सिद्धांत में अधिकतम संतुष्टि पर बल देते हैं और टेलर मयो दोनों में समन्वय करते हैं और टेलर से अधिक महत्वपूर्ण मयो को मानते हैं, ये ध्यान में रखना। लेकिन साथियों, मैं फिर भी आपको एक बार टेलर और मयो का तुलनात्मक विवेचना और कर देता हूं, ताकि टेलर और हर्बर्ट साइमन का, मयो का तो आपने पढ़ रखा है कि टेलर और मयो ने जो बेसिकली कहा, उन दोनों का जोड़ क्या है, साइमन। और टेलर किसकी बात करता है, तथ्य की, और मयो किसकी बात करता है, मूल्य की। मूल्य कहां से लिया उसने, एल्टर मयो से। तो हम तुलनात्मक देखते हैं टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन और साइमन के संतुष्टि मॉडल में। देखिए साथियों, टेलर क्या है, वैज्ञानिकता या तथ्य पर बल देते हैं, जबकि जो साइमन है वैज्ञानिकता और मूल्य। वैज्ञानिकता मूल्य का मतलब है नैतिकता की, दोनों की बात करते हैं। टेलर मूल्य की अवहेलना करते हैं, लेकिन साइमन मूल्यों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। टेलर का कहना है समस्या के समाधान के लिए विकल्प सीमित हैं, ये कहते हैं विकल्प असीमित हैं या पर्याप्त हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद जो टेलर हैं वो आर्थिक मानव की बात करते हैं, वो कहते हैं मानव जो कार्य करने के लिए प्रेरित होता है तो पैसों से होता है, जबकि साइमन कहते हैं नहीं, संतुष्टि से होता है, संतुष्ट मानव उसको साथ में संतुष्टि भी। फिर बेसिकली क्या है, टेलर कहता है अधिकतम लाभ होना चाहिए संगठन का प्रमुख उद्देश्य, ये कहते हैं नहीं, संगठन का प्रमुख उद्देश्य पर्याप्त लाभ होना चाहिए। भाई अधिकतम लाभ करेंगे तो दूसरे के शोषण पर आधारित होगा, पर्याप्त लाभ में सभी का हित निहित रहेगा। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत केवल औपचारिक संगठन पर को महत्वपूर्ण मानता है, जबकि जो साइमन का संतुष्टि मॉडल है औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार के संगठनों को महत्वपूर्ण मानता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जो साइमन का संतुष्टि मॉडल है, प्रशासनिक मानव मॉडल है, बंधित मॉडल है, उसमें टेलर के तथ्य के साथ साथ एल्टन मयो के मूल्य को भी सम्मिलित किया गया है। इसलिए जो हर्बर्ट साइमन का संतुष्टि मॉडल है वो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की तुलना में व्यापक है। तो सिंपल सा मैंने अभी आपको, जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड पर बताया, मैं दोबारा से आपको ये दोहराना चाहता हूं। यदि हम द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से देखें तो अगर वास्तव में टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत वाद है, क्या है, वाद, क्योंकि ये किस पर बल देता है, तथ्य पर। और एल्टन मयो का मानव संबंध सिद्धांत प्रतिवाद है, क्योंकि ये मूल्यों की बात करता है। क्या है, प्रतिवाद। ये किसकी बात करेगा, मूल्यों की। तो हर्बर्ट साइमन का अधिकतम संतुष्टि मॉडल, हर्बर्ट साइमन का अधिकतम संतुष्टि मॉडल या प्रशासनिक मानव मॉडल संवाद है, क्योंकि ये दोनों की बात करता है, तथ्य प्लस मूल्य दोनों के समन्वय की बात करता है। तथ्य प्लस मूल्य दोनों की बात करता है, यानी कि टेलर और मयो दोनों की बात करता है। लेकिन साथियों, ज्यादा महत्वपूर्ण किसको मानता है, मूल्य को। ये बात भी आपको ध्यान में रख लेना है। इसलिए आप भी कोई निर्णय लें, उसमें तथ्य और मूल्य दोनों का समावेश करें, लेकिन थोड़ी कोशिश करें कि मूल्य का भाव अधिक हो। तो ये बात आपको समझ आई होगी। इसी के साथ साथियों, मैं इस वीडियो से विदाई चाहता हूं। अगली वीडियो में हम निर्णय निर्माण सिद्धांत के पार्ट 2 पे मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।